अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम गंदम पे बात करेंगे। गंदम पाकिस्तान की इंतहाई अहम फसल है और ये एक स्ट्रेटेजिक क्रॉप भी है। इसके साथ हमारी सियासत भी जुड़ी होती है, इसके साथ मईशत भी जुड़ी होती है और हमारा खाना पीना भी इसी से मुंसलिक है। हम बाकी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, मैसर हूँ ना हूँ गुजारा हो जाता है। अगर रोटी नहीं है तो फिर काम चलता नहीं है। हम इतने आदी हो चुके हैं गंदम के कि गंदम के बगैर हमारा गुजारा नामुमकिन है। और जिस साल गंदम कम हो जाए और हमें बाहर से गंदम मंगवानी पड़ जाए तो उस वक्त जो है हमें ऐसा लगता है कि पूरे मुल्क में अफरा तफरी का मंजर है। तो गंदम इंतहाई अहम फसल है। इस वक्त गंदम किस मरहले पर है, उसको क्या ज़रूरत है। हमने कोशिश की, ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर गंदम काश की, अपने हदफ को हासिल किया। अब असल हदफ है कि उसकी पैदावार अच्छी हासिल करनी है। वो जो पैदावारी हदफ है उसको हासिल करना है। उसको हासिल करने के लिए इस मरहले पर क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, पानी की फ़राहमी है, खादों की फ़राहमी है, ख़ास तौर पर यूरिया का मामला है, उसको भी देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हम इससे अच्छी फसल कैसे हासिल कर सकते हैं। मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली शेर साहब। आप ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं और पढ़ाते हैं, तहकीक करते हैं। उनसे जानेंगे गंदम की क्या सूरत हाल है। दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा साहब। आप ज़राई ऑफिसर हैं, महकमा ज़राअत से मुंसलिक हैं, उनसे भी जानेंगे। और तीसरे मेहमान शहजादा बाबर मान साहब, आप सदर हैं किसान बोर्ड के और तरक्की पसंद काश्तकार हैं। उनसे भी जानेंगे कि काश्तकार जो है इस वक्त किस मरहले पर हैं, कोई परेशानी तो नहीं है, यूरिया मिल रहा है, नहीं मिल रहा तो फिर हम अपने रिसर्चर से पूछेंगे कि वो करें क्या। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि इतलात क्या हैं, गंदम की फसल कैसे खड़ी है, आपके पास जो इतलात पहुँच रही हैं। अभी तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि गंदम की फसल जो है इस साल अभी तक जो है पंजाब में और ऑल पाकिस्तान में बड़ी अच्छी खड़ी हुई है। अच्छा। तो इस टाइम सबसे अच्छी बात यह है कि फोगी वेदर स्टार्ट हो गया है, धुंध वगैरह आने शुरू हो गए जो गंदम के लिए बहुत अच्छा है। इस स्टेज पे काफ़ी ज़्यादा गंदम के लिए जो है ये गंदम के लिए धुंध जो है ये टॉनिक है, अच्छी है, काफ़ी अच्छी है गंदम के लिए। अच्छा। टेम्परेचर डाउन होना, कूल डाउन होना, हम ऐसे खामखा रोना रोते रहते हैं दूध का। फसल के लिए जी, कुछ फसलों के लिए अच्छी है, बिल्कुल इकोसिस्टम है ना जी, एक दूसरे। हाँ बिल्कुल, ये इकोसिस्टम है, कुछ के लिए अच्छी है, कुछ फसल के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है। लेकिन गंदम के लिए क्योंकि हमारी ग़िज़ाई है, आपको पता है कितनी ज़रूरी है हमारी, तो गंदम उसके लिए बहुत ज़रूरी है। कैसे सपोर्ट कैसे करती है धुंध से, फॉग से क्या होता है? फोक से यह है कि गंदम में इस स्टेज के ऊपर जो होती है उसे कहते हैं टिलरिंग, और दूसरे लफ्ज़ों में बात के अंदर शगुफ़े निकालना। अच्छा, शगुफ़े हैं कि आपने एक सीड हम लगाते हैं, उससे जो है ना एक सीड से 4 से 5 जो है ना उससे पौधे बन जाते हैं। ठीक है। तो अगर टेम्परेचर हाई रहे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक से जो है ना 2 बनेंगे, मैक्सिमम 3, अदरवाइज 3 भी बहुत मुश्किल है। अच्छा। जैसे ही आपका वेदर डाउन होता है, टेम्परेचर डाउन होता है, वैसे ही आपकी टिलरिंग एक अभी से आपके जो है ना 4, 5, 7 तक चले जाते हैं। तो आपके पौधों की तादाद फी एकड़ जो वो बढ़ जाती है। तो जितने पौधों की तादाद बढ़ेंगे उतने सिट्टे ज़्यादा लगेंगे। मतलब ये कि टेम्परेचर मैटर करता है या धुंध भी कोई असर डालती है? टेम्परेचर मैटर करता है, नो डाउट, और धुंध भी मैटर क्या करती है? धुंध अल्टीमेटली जो आपका वाटर रिक्वायरमेंट है, आपकी पानी की जो रिक्वायरमेंट है पूरी करती है, वो थोड़े बहुत उसका नमी बढ़ जाती है। लीव्स के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट गिरते हैं जो उसके रूट में या जड़ों में जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में जाते हैं। अच्छा, इसी के चले बात चल रही थी, इस सिनेरियो में है कि हमारी यूनिवर्सिटी हमने एक ऐसी वैरायटी बनाई है जो धुंध वाला जो पानी है उसको कैप्चर करती है बेसिकली। गंदम की वैरायटी है कि, और इस तरह उसको पानी की रिक्वायरमेंट कम है। उसके लीफ हमने ऐसे चेंज किए हैं कि जो भी पानी उसके लीफ पे गिरता है धुंध का, नीचे आ जाता है, वो डायरेक्ट जाता है उसके ग्लेज्ड है, सतह ग्लेज्ड है क्या उस वैरायटी की? उस वैरायटी की खूबसूरती है उसके लीफ को हमने एंगल चेंज किए हैं, लीफ के एंगल चेंज, उसके ग्रूव्स चेंज किए हैं कि वो इस तरह है कि जो भी ड्रॉपलेट गिरेगा वो बजाय उसके कि जड़ों से दूर गिरे, ठीक है, वो बिल्कुल उसके तने के साथ जड़ों के पास आके गिरेगा। अच्छा। तो जितना भी होगा उसे कैप्चर करेगी। तो कितने परसेंटेज फर्क पड़ सकता है इससे पानी का? उससे हमने जो टेस्टिंग की है, हमने जो दे रहे हैं उसके ऊपर हमने 2 इरिगेशन सेव किए हैं। एक इरिगेशन तो मस्ट है कि आप एक इरिगेशन इजीली सेव कर सकते हैं उस वैरायटी से। ठीक है। हम जो टेस्टिंग में है, हमारे अप्रूवल फाइनल ट्रायल में है, तो हम उनको हर साल जो टेस्ट करते हैं, एक को हम 2 पानी देते हैं, एक को सिर्फ 1 पानी पे ग्रो करते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये बारानी इलाकों के लिए तो बड़ा फायदेमंद है। बारानी इलाकों के बहुत ज़बरदस्त, जहाँ पानी नहीं है, बिल्कुल, जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे पानी की कमी को बर्दाश्त करने की सलाहियत। तो इसकी पैदावार भी ठीक आई है? पैदावार बड़ी अच्छी है, ज़बरदस्त पैदावार है इसकी। लास्ट ईयर जो हमारा अपने ट्रायल थे उनके अंदर, और बाकी हमने कुछ फार्मर के पास भी लगाए, तो तकरीबन कोई 45 से 50 मन के दरमियान जो था वो 2 इरिगेशन वाली की थी। एक इरिगेशन की जो थी 40 से 42 मन के इतने राउंड आई है। तो 4 से 5 4 मन, 5 मन, 7 मन का डिफरेंस था जस्ट, जो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इतना।
कि आपके इरिगेशन आपने पूरी बचा ली है कम से कम, जहाँ पे पानी अवेलेबल ना हो। फायदेमंद, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा यही सवाल, क्योंकि आप फील्ड को देख रहे हैं और आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। पहले तो ये बताइएगा कि हमने जो गंदम का काश का हदफ मुकर्रर किया था वो 100% अचीव कर लिया या उसमें कुछ रहता है? जी अपना हमने इस बार अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा टारगेट था उससे हम सरप्लस हो गए हैं। अच्छा, आगे चले गए और हमारा टारगेट बहुत अच्छा अचीव हुआ है। रही बात फसल की कंडीशन की, फसल की कंडीशन भी आल्दो माशाल्लाह बहुत अच्छी खड़ी है इस वक्त। और जो बस थोड़ा सा इशू ये था कि पिछले जो टेम्परेचर थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा था, थोड़ा सा अप साइड पे जा रहा था, अब ये 2-3 दिन से डाउन हो गया। इसका इम्पैक्ट यही आएगा जिस डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारी जो टिलरिंग की कैपेसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, ये बताइएगा कि हमने पैदावारी हदफ क्या मुकर्रर की है? मैं मजबूरी नहीं कह रहा, फी एकड़ जो है पैदावारी हदफ क्या है? जी अगर मैं मुल्तान की बात करूं, सारे पिछले कई सालों से अगर आप देखें तो हमने मुल्तान में पिछली दफ़ा पूरे पंजाब के अंदर हमारी डिवीजन ने टॉप किया है। और उसके अंदर ये था कि हमारा जो है वो 32+ हमने अचीव किया था। लेकिन इस वक्त जो हमें गवर्नमेंट ने टारगेट दिया है वो एवरेज यील्ड का वो 40 मन पर एकड़ है। अच्छा, 40 मन पर एकड़। और पिछले साल क्या था? पिछले साल जो था वो हमारा 32 मन आया था यहाँ का। 8 एवरेज जो था 8 kg बढ़ाना है आपने। 8 मन बढ़ाना है। इसके अंदर इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। 8 मन का मतलब ये है कि तकरीबन जो है वो 20% इंक्रीज। 20%। तो क्या इम्कान क्या लग रहा है? इम्कान अल्हम्दुलिल्लाह इम्कान अच्छे हैं, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें पिछले साल की निस्बत और अगर आप फर्टिलाइज़र की यूटिलाइजेशन की रिपोर्ट उठा के देखें तो इस बार डीएपी फार्मर ने बड़ी ज़्यादा परचेज़ की है, जो कि एक प्लस साइन है हमारे लिए। डीएपी बहुत ज़्यादा डल गई है और उसकी क्वांटिटी जो अगर आप लेकिन उधर से यूरिया की कमी पूरी हो गई तो फिर तो काम खराब हो गया ना। नहीं, यूरिया की अगर आप पिछले साल के साथ इस साल को भी कंपेयर करें तो आप देखेंगे इस बार फार्मर की लाइनिंग वाला सिस्टम या ऐसा कोई इशू नहीं है, फार्मर को अवेलेबल हो रही है यूरिया। लेकिन जो फार्मर से ही पूछ लेते हैं फिर फार्मर से पूछ, लेकिन जो अच्छा जो साइन है वो डीएपी का यूटिलाइजेशन है। अगर आप डीएपी इस्तेमाल ना करें, बेशक 4 बोरियां में यूरिया डालें, आप अपना डीएपी का इस्तेमाल अच्छा हो गया, ये इसमें कोई शक नहीं। बाबर मान साहब ये बताइएगा कि कितने अरसे से गंदम काश्त कर रहे हैं आप? मुझे जी तकरीबन 23 साल हो गए। 23 साल, मतलब जब से होश संभाला है गंदम का। बिल्कुल। ये तो वैसे आबा व इजाद से मिली होगी, बिल्कुल जल्दी पुश्ती काम है जी। तो वहाँ से भी सीखा होगा कि भाई यार कैसे आगे बढ़ना है। तो आपके ख्याल में गंदम कैसी खड़ी है इस वक्त? गंदम बेहतर है जी, लेकिन यह है कि मौसम की वजह से, जो अभी डॉक्टर साहब मोहतरम अली शेर साहब बात कर रहे थे कि शगुफे नहीं बन रहे। अच्छा, यानी अगर एक बीज है तो उससे 1 या 2 शगुफे कम बन रहे थे। वो मौसम जो शिद्दत थी दिन के वक्त गर्म हो जाता है। ठीक है। और अगर मौसम जैसे अब धुंध आ गई है, ठीक है, और ये रहा या अबर आलूद रहता है, तो इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है कि शगुफे ज़्यादा बनेंगे और पैदावार में बेहतरी आएगी। ठीक है। तो वैसे मुतमिन है गंदम की फसल? गंदम से मुतमिन है फिलहाल। अब ये जो स्टेज जा रहा है यहाँ तक तो हम मुतमिन हैं, लेकिन परेशानी भी है कि शगुफे नहीं है। ठीक है। यूरिया मिल रही है? यूरिया नहीं मिल रही। नहीं मिल रही? बिल्कुल नहीं मिल रही। अच्छा, मिल नहीं रही या महंगे दामों मिल रही है? क्या मसला क्या है? जी, महंगे दामों मिलना और सिफारिश के ज़रिए मिलना, मार्केट से गायब हो जाना, ये सारे मसाइल मेरे किसान के हैं, मुझे फेस करने पड़ रहे हैं। और जैसा कि अभी गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने कहा कि जी डीएपी जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो चुकी है। ये मैं इस बात को नहीं मानता, मैं किसान हूँ और हमें तो डीएपी मिलती नहीं है। और डीएपी दूसरा ये है कि जहाँ पर उसकी कीमतें पहुँच चुकी हैं, हमारे बस में नहीं रहा कि हम डीएपी को इस्तेमाल कर सकें। 15,000 रुपये, और महकमा जो है वो सिफारिश करता है कि 2 बोरी जो है वो पर एकड़ इस्तेमाल की जाए। तो 30,000 रुपये की तो मैं अगर डीएपी डाल दी है और 1 बोरी पोटाश की महकमा मुझे सिफारिश कर रहा है 16,000 रुपये की पोटाश है। ठीक है। 3 बोरियां मुझे महकमा सिफारिश कर रहा है कि यूरिया जो है वो डाल दी जाए। तो मैं अगर ये सारी चीज़ें देखूं और फिर मैं उनकी कीमतों का जो है वो देखूं, तो मेरे पास तो शक्यत ही नहीं है कि मैं इतनी खाद इस्तेमाल करके और मैं अपनी फसल को बेहतर कर सकूं। ठीक है, इस पर मज़ीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी क्योंकि टिलरिंग का मर्रा है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर मौसम की शिद्दत अभी चलें 1-2 दिनों से अच्छा हुआ, 2-3 दिन अलग रही, बरकरार रहे, इसके अलावा भी कोई हल है टिलरिंग बेहतर करने का? लेकिन मैं जवाब आपसे ब्रेक के बाद लूँगा। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं गंदम की फसल पे। गंदम इस वक्त अहम मरहले में है। इस वक्त आपने क्या करना है, क्या एहतियातें करनी हैं, खादों का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल कैसे करना है ताकि हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। माहिरीन हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास एक सवाल छोड़ गया था कि मौसम की वजह से अगर टिलरिंग नहीं हो रही तो कोई और रास्ता भी है टिलरिंग बेहतर करने के लिए, फर्टिलाइजर्स के ज़रिए या पानी की फराहमी के ज़रिए क्या हल हो सकता है? हाँ, उसके लिए यह है कि अगर टिलरिंग नहीं हो रही तो जिन लोगों की अर्ली कास्ट थी तो उसके लिए बेस्ट जो होता है कि फार्मर को खैर आगाही भी है, थोड़ा पहले पता भी है फार्मर्स को, मज़ीद खैर उन्हें पता भी होना चाहिए कि अगर टिलरिंग नहीं हो रही तो पहला पानी जो है वो जल्दी दे दें, क्योंकि पानी का बड़ा रोल है। अदरवाइज़ वो टेम्परेचर आपका हाई है और फर्दर उसके अंदर मॉइस्चर या ज़मीन के अंदर वो कम हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो बेस्ट वन ये है कि अदरवाइज मोस्टली प्रैक्टिस हमारे यहाँ पर है कि 20 से 25 दिन बाद जो है ना पानी देते हैं मोस्टली। ठीक है। अगर टिलरिंग होती है आपको नज़र नहीं आ रही, आपको नज़र आ रहा है कि नहीं टिलरिंग नज़र नहीं आ रही, थोड़ा कम हो रही है काफ़ी, तो बेहतर यह है कि आप थोड़ा पानी अर्ली दे दें, 17 दिन 18 दिन बाद, यानी कि 20 दिन से पहले पानी दे दें। और ट्राई करें कि पहले पानी के साथ आप यूरिया फर्टिलाइज़र थोड़ा उसके साथ ज़रूर डालें, फर्टिगेशन करें। ठीक है। हमारा मोस्टली जो यूरिया भी इसमें हेल्पफुल हो सकती है, हेल्पफुल हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल टिलरिंग के लिए हेल्पफुल हो सकती है। और असल तो फर्दर यूरिया एट द टाइम ऑफ सोइंग अगर आपका अप्लाई, वो तो स्टेज खैर गुजर चुकी है, लेकिन जिन लोगों ने ड्रिल के साथ यूरिया अप्लाई की एट द टाइम ऑफ सोइंग, वो भी बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है आपकी जर्मिनेशन में भी और साथ में टिलरिंग में भी, दोनों के अंदर बड़ा अच्छा पॉजिटिव रोल उसके आते हैं, इम्पैक्ट आते हैं। और साथ में जो है ना पानी अगर दे दिया है तो वेल एंड गुड। और जिनकी लेट सोइंग है वो फार्मर खैर काफ़ी हैं कि जो लेट सोइंग करते हैं 20 नवंबर के बाद, वो सीड रेट ज़्यादा कर देते हैं, तो ऑलरेडी वो बीज ज़्यादा डालते हैं, तो वो जो टिलरिंग वाली जो जगह है उस तरह वो सीड भी ज़्यादा यूज़ करके कमी पूरी कर लेते हैं। मतलब एक रास्ता ये है कि यूरिया आप अप्लाई करें, उससे होपफुली टिलरिंग बेहतर हो जाएगी, फर्टिगेशन। तो मुस्तफा साहब यूरिया लाए कहाँ से? यूरिया तो अप्लाई करें, लेकिन वो भी रास्ता बता दें, आप ही बेहतर बता सकते हैं। नहीं सर, मैं यूरिया अवेलेबल है मार्केट के अंदर, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई का आपको पता है। दूसरा पॉजिटिव साइन मैं ये भी बताता चलूँ कि हमारे पास गैर मुल्की जो है यूरिया वो इंपोर्ट होके आ गया है। इंशाल्लाह वो विद इन वीक जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। रेट वही होगा? रेट जो गवर्नमेंट का है सर, कंट्रोल, क्योंकि हाँ जी कंट्रोल रेट। असल में हुकूमत तो कोशिश करती है कि जी उन्हें अंदाज़ा है कि कितना एरिया पर काश्त हुई है और कितनी यूरिया दरकार है, उतनी यूरिया की अवेलेबिलिटी यकीनी बनाती है। अब वो जो मैकेनिज्म है मार्केट का वो उसको गायब कर देता है। प्रॉब्लम ये होती है इशू यहीं पे चलता आ रहा है कि इसका बेसिकली चेक एंड बैलेंस होना चाहिए हर डीलर को। इवन हर विलेज लेवल के ऊपर आप कोई ना कोई डीलर अवेलेबल करे कंपनी, वहाँ पर यूरिया की अवेलेबिलिटी हो, ताकि फार्मर को एक तो दूर से ट्रैवल करके ना आना पड़े, उसको डोर स्टेप के ऊपर ये चीज़ें मिलती रहें। फिर वो डिमांड एंड सप्लाई का जो इशू है वो हर डिस्ट्रिक्ट का, हर तहसील का, मरकज़ का, फिर यूसी लेवल तक अगर ये अप्रोचेबल हो जाए डिस्ट्रीब्यूशन, तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा इशू आए, क्योंकि माफिया आपको पता है हर जगह सरगर्म होती है। माफिया ने तो जीना हराम कर दिया है। हर शोबे में जो है वो बेबसी नज़र आती है माफिया की सूरत हाल जो है। बाबर मान साहब, ये बताइएगा कि अब काश्तकार कर क्या रहे हैं अगर यूरिया नहीं मिल रही? तो क्या सिफारिशें ढूंढते फिर रहे हैं, कोई ब्लैक में ख़रीद रहे हैं, या हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हैं? क्या सोच क्या रहा है काश्तकार? काश्तकार बेबस है और उसके तो पैसे लगे पड़े, डीएपी डाली हुई है, बिल्कुल ऐसे, बीज डला हुआ है, फसल की तैयारी है, बहुत सारे लोगों ने लीज पर ज़मीनें ले रखी हैं। काश्तकार ये कर रहा है कि महकमा ज़राअत के अफसरान से मिलता है, उनसे पर्चियाँ बनवाता है, डीलरों के पास जाता है। अगर उसे 20 बोरी की ज़रूरत है तो महकमा ज़राअत के तवस्सुस से उसे 5 बोरियाँ मिल जाती हैं। अगर उसे 5 की ज़रूरत है तो उसे 2 मिलती हैं। ये सूरत हाल बनी हुई है। लामाला फिर तो पैदावार पर असर डालेगी। असर बिल्कुल पड़ेगा। और आपने देखा पिछले साल हमारी पैदावार के हवाले से जो हमें असर पड़ा था, उसकी वजह से हमने कितनी लाशें उठाई थी, आटे की लाइनों में लगी कौम पूरी, आटा ना मिला, माह रमज़ान के रोज़े रखे लोगों ने, और रोज़े के दौरान जो है वो अमवात होती रही लाइनों में लगकर। और ये सारा सूरत हाल यही। और अगर अब भी इसको ना कंट्रोल किया गया, जैसे अभी मैं समझता हूँ कि हमारा अलमिया ये है हमारी हुकूमतों का कि वो मामलात को दुरुस्त तो करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें दुरुस्त करना आता नहीं है। अभी जो बाहर से मंगवाई जा रही है यूरिया, जिसके 2 जहाज़ आने हैं, एक आ चुका और एक आज आ जाएगा, 29 है शायद आज आना था, तो वो यूरिया भी अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो वो इन्हीं डीलरों के ज़रिए से कर रही है।
इनको तो चाहिए कि चौकों चौराहों पर डिपो बना दिए। कहाँ से लाएं ये? अच्छा, वो चौकों चौराहों पर बंदे खड़े करने के लिए भी तो यही होंगे। अब मजमूई तौर पर माशरा अगर इस सतह पर पहुंच गया है कि हम एक दूसरे को अगर नोच रहे हैं, मतलब वही गंदम हमें दस्तयाब होनी है तो हमारा निज़ाम चलना है, तो वो अगर हम यूरिया छुपा कर ये तवक्को कर रहे हैं कि जी नहीं फिर हमें गंदम अच्छी मिलेगी, तो कैसे चलेगी? असल में हमें ये कुछ इनफरादी सोच भी जो है वो बदलने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर यूरिया अवेलेबल ना हो या यूरिया की अवेलेबिलिटी में ताख़ीर हो जाए तो काश्तकार के पास क्या हल है इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए? हाँ, काश्तकार के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि एक तो खैर ये है कि हम दुआ करें कि अल्लाह करे बारिश हो जाए, तो बारिश तो सबसे बेस्ट है, यूरिया की कम से कम कमी कुछ काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी, कुछ हद तक जो है वहाँ कुछ हद तक। और दूसरा यह है कि अगर पहले पानी पे फार्मर नहीं दे पाता तो दूसरा पानी गंदम में मोस्टली दिया जाता है। तकरीबन कोई जब फसल हो जाती है आपकी 60 से 70 दिन की, तकरीबन 70 दिन के अराउंड दी जाता है, तो इस टाइम हमारी गंदम की फसल जो है वो तकरीबन कह लें कि 30 to 40% जो है वो पहुंच चुकी हैं। जिनकी अर्ली सोइंग है उनकी तकरीबन पहुंच चुकी हैं। ज़्यादा हमारी सोइंग होती हैं 15 नवंबर के बाद उनमें खैर हैं अभी सेकंड इरिगेशन या दूसरे पानी में भी कुछ दिन है, 15 दिन 20 दिन का गैप है। तो जो पहले पानी पे नहीं दे पाए वो बेस्ट वन है कि दूसरे पानी पे जरूर अप्लाई करें। दूसरे पानी पे फिर उसकी मिकदार डबल कर दें या वही मिकदार है जो पहले पानी? मिकदार जो पहले पर डबल तो ना करें उतना, लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज जरूर कर लें। कितनी होनी चाहिए? और दूसरा और तीसरे पानी पहले पानी पर नहीं दे उन्होंने वो दूसरे और तीसरे पानी पे कर लें, यानी कि पहले और दूसरे पानी पे जो करनी थी उनको वही मिकदार जो पहले दूसरे पानी पे और थोड़ा बचा के फर्टिलाइजर तीसरे पे ले जाए। थोड़ा बहुत इतना परसेंटेज इम्कान है कि इससे कुछ ना कुछ नुकसान कवर हो जाएगा। फर्स्ट पे ज़रूरी तो है वो उसकी ग्रोथ अच्छी कर देगी, लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं कि वेदर अच्छा हो गया काफ़ी, तो इसकी वजह से जो है ना आपकी वैसे ही ग्रोथ जो है गंदम को बड़ी अच्छी लग्जरियस हो जानी है। बेसिकली यूरिया जो है आपकी ग्रोथ को बढ़ाता है मेनली, तो टेम्परेचर डाउन है, टेम्परेचर और दूसरा फोगी वेदर है, वो वैसे बड़ा अच्छी उसकी ग्रोथ हो रही है इस टाइम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हमें। और अगर नहीं होती तो कोई इम्पैक्ट तो आएगा नो डाउट, डेफिनेटली देखें, लेकिन उसका कह लें कि इम्पैक्ट का जो है ना दूसरी वेदर अच्छा हो गया, दूसरा पानी के ऊपर ज़रूर अप्लाई कर दें इंशाल्लाह, तो उसका कुछ ना कुछ कम बैक जो है ना ज़रूर हो जाएगा गंदम का। लेकिन अगर लेटर स्टेजेस पे, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, दूसरा ये है कि अगर लेटर स्टेजेस पे मौसम बड़ा अच्छा रहता है आपका, तीसरे और चौथे महीने मार्च अप्रैल जिसे हम कहते हैं, थोड़ा टेम्परेचर डाउन रहता है और दाना अच्छा फिलिंग हो जाती है, तो उम्मीद है कि ये जो अर्ली फर्स्ट स्टेज पे जो यूरिया का इम्पैक्ट वगैरह का है ये वहाँ पे कवर अप हो जाएगा, तो इतना बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। फोरकास्ट भी आपने फोरकास्ट जो है वो यही है कि अच्छी है, जो महकमा मौसमियात के मुताबिक मार्च तक और मार्च अप्रैल के अंदर भी मौसम जो है वो तकरीबन अच्छा रहेगा इस साल। लेकिन अभी तो ये अजीब सी सूरत हाल है, अब इस वक्त भी हम एसी चला के बैठे हुए हैं, ये मंजर जो है वो क्लाइमेट चेंज। अच्छा गुलाम साहब ये बताइएगा कि यूरिया के बगैर गंदम मुमकिन है हम उसकी पैदावार हासिल कर सकें? नहीं सर, यूरिया के बगैर देखें नामुमकिन है, क्योंकि जब यूरिया नहीं होती थी तो उस वक्त कैसे लोग सर उस वक्त आप देखें, उस वक्त इतनी प्रोडक्शन भी नहीं होती थी और इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी, तब आप 10 मन 8 मन किसी की निकल आती थी, वो ऐसे समझता था जिस तरह आज कोई 100 मन 80 मन 70-80 मन जो बंदा लेके चला जाता है। तो तब लोग ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करते थे। हमारे यहाँ अब जिस तरह आप कह रहे थे कि यूरिया नहीं है, तो फिर इसका अल्टरनेट सोर्स ये है कि हमें कोई फार्म यार्ड मैन्योर को इस्तेमाल करें या हम ग्रीन मैन्योर को इस्तेमाल करें, लेकिन वो उसका आसान नुस्खा बता दें। उसका आसान नुस्खा वही जो ही है कि आप उसको फार्म यार्ड मैन्योर गोबर की गली सड़ी खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना सारा कहाँ से लाएं कि भाई वो गंदम तो इतने वसी पैमाने पर है, वही इसी की तरफ में आ रहा है। अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं है, यूरिया नहीं मिल रही, तो ये एक रास्ता है, इसका एक ये रास्ता है। इस पे मजीद बात कर लेते हैं क्योंकि ये जरूरी है। बहुत सारे लोग जो है परेशानी का शिकार है। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गंदम की फसल पे बात कर रहे हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। गुलाम साहब एक सवाल था कि अगर यूरिया नहीं मिलती तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ताख़ीर हो गई है यूरिया में अवेलेबल? सर मेरे पास कुछ ऐसे फार्मर हैं जो बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उनकी 22 मन 23 मन 25 मन तक जो है ना वो आ जाती है, फिर वो फर्टिलाइजर को इस्तेमाल नहीं करते, वो बेसिकली ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करा रहे होते हैं ना, वहाँ पर वो किसी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, इवन वीडिसाइड का इस्तेमाल भी अवॉइड करते नहीं करते, तो वहाँ पर भी 20-22 मन आ जाती है। तो जो आप ये बात फरमा रहे थे कि इतना सारा फार्म यार्ड मैन्योर कहाँ पे है, परेशानी होगी है, काश्तकार के पास कुछ है नहीं। सर इतना सारा फार्म यार्ड मैन्योर की हमारे पास ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अपने मरकज़ की मैं बात करूँ, मेरे इलाके में जहाँ पर मैं विजिट कर रहा होता हूँ, मेरा नहीं ख्याल किसी फार्मर ने पहला पानी लगाया हो और उसने यूरिया ना दी हो, हर किसी ने यूरिया अप्लाई किया हुआ, ऐसा सिनेरियो नहीं है। तो फार्म यार्ड मैन्योर भी जो है वो अगर हम उसको साथ इस्तेमाल करें तो जितना हम अपना फर्टिलाइजर का ज़या कर रहे हैं ना
फास्फोरस हो गया, DAP हमारी हो गई, या पोटाश हो गई, या इवन यूरिया हो गया, अगर हम इसको थोड़ा सा भी इस्तेमाल कर लें, एकड़ में आप 2, 3, 4 ट्राली इसको इस्तेमाल कर लें, फार्मर के पास अवेलेबल होती है, तो इसका बड़ा अच्छा इंपैक्ट आएगा, आपकी 5-7 मन पैदावार 100% इंक्रीज होती है, बेहतर हो जाएगी। बाबर मान साहब ये बताइएगा कि ये अभी गुलाम मुस्तफ़ा साहब जिक्र कर रहे हैं, काश्तकार को भी अंदाज़ा है कि भाई मैं अगर ये गोबर की खाद इस्तेमाल करूँगा, ग्रीन मैन्योर इस्तेमाल करूँगा, उससे मेरी फसल बेहतर हो जाएगी, ज़मीन की सूरत हाल भी बेहतर हो जाएगी, ज़मीन में फर्टिलाइजेशन बढ़ जाएगी। ये अगर सब कुछ पता है तो क्या हमारा काश्तकार जो है वो सुस्त हो गया है, काम करने से कतराता है? वजह क्या बनी है कि वो बिल्कुल उसको छोड़ता जा रहा है, बस वो मसनूई तरीक़ों से सारे निज़ाम को चला रहे हैं? गुजारिश ये है कि आप अगर इस बात को देखें तो फिर वो जो गली सड़ी खाद है गोबर की, वो जाती कहाँ है अगर किसान सुस्त हो गया? अच्छा, किसान तो इस्तेमाल होती है, किसान तो उसे इस्तेमाल करता है, तो ज़ाया नहीं करता, लेकिन वो होती इतनी कम मिकदार में है कि वो अगर 1 एकड़ में इस साल डालता है ना, तो अगले साल वो दूसरे एकड़ पे डाल सकता है। उसके पास इतनी तादाद में वो मुयस्सर नहीं है कि वो जो है वो अपने पूरे रकबे को एक यकमुश्त वो दे सके और पैदावार उससे हासिल कर सके। लामहला फिर उसे मसनूई खादों की तरफ आना पड़ता है, ये फर्टिलाइज़र यूज़ करनी पड़ती है, और इसके हिसाब से उसके अखराजात इतने बढ़ चुके हैं कि उसको पैदावार नहीं मिलती। अब वो हर साल जो छोटा किसान है, मेरे मुराद छोटे किसान से, जो 5, 10, 15 एकड़ का किसान है, वो हर साल अपने बच्चे पढ़ाने के लिए जनाब 1 एकड़ ज़मीन बेचता है और वो अपने बच्चे पढ़ा सकता है। अगर उसके घर में कोई मौत फौत हो जाए तो तब भी उसे 1 बीघा 4 कनाल बेचनी पड़ती है और तब जाके वो अपने वो कम कर सकता है अखराजात। लेकिन ये इसकी पैदावार के हवाले से उसके पास कुछ भी नहीं। अच्छा बाबर मान साहब, दुनिया में तो 10-12 एकड़ का काश्तकार बड़े पैसे कमा रहे हैं, बड़ा खुशहाल है। हमारे यहाँ तो 25 एकड़ वाले को भी रोटी मुयसर नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो ये सूरत हाल है। इस पर कभी आपने सोचा है कि भाई आखिर इसमें ख़राबी का सबब है क्या? वो इनपुट्स की बढ़ती कीमतें हैं, या आपको अपनी प्रोड्यूस की जायज़ कीमत नहीं मिलती, या आप खुद अपनी फी एकड़ पैदावार में बहुत पीछे खड़े हैं? आखिर वजह क्या बन रही है? हमारे साथ 2 मसाइल हैं। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो हमें बहुत महंगी मिलती है या हमें मिलती नहीं, वक्त पे नहीं मिलती, या हमें वक्त पे नहीं मिलती, अगर मिलती है तो बहुत महंगी मिलती है। ठीक है। और जब हमारी पैदावार आ जाती है तो उसका ख़रीदार कोई नहीं होता। गवर्नमेंट ने जो रेट कपास का इस साल अनाउंस किया वो 8600 रुपये था, और हमारी जो मकामी मार्केट के अंदर उसका कोई ख़रीदार नहीं है। 5500-5000 रुपये पे हमारी कपास बिकती रही है, कोई लेने वाला 8600 से ऊपर भी बिकी है। 8600 रुपये से ऊपर बस वो एक चंद दिन थे जो बिकने के थे, उसके बाद तो नहीं। मतलब इसमें मैकेनिज्म की इस्लाह की जरूरत है, अदरवाइज पोटेंशियल मौजूद है हमारे काश्तकार के अंदर, ये सलाहियत है। हमारा किसान सर बड़ा मेहनती किसान है, 24 घंटे काम करने वाला किसान है। सिर्फ अगर उसे कोई कमी है तो वो यही है कि जो हुकूमती सतह पे करने वाले काम है या महकमा ज़राअत के करने वाले काम है वो तो हमारा किसान नहीं कर सकता, वो तो जाहिर है इन महकमों ने करना है या हुकूमत ने करना है। अगर इसमें बेहतरी लाई जाए तो हमारा किसान जो है दुनिया का सबसे मेहनती किसान है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, आप मुहक्किक भी हैं, ये जो हमारे यहाँ अमूमन खाद का बुहरान हो जाता है, बाकी दुनिया में भी कहीं सुना है कि भी इस तरह का बुहरान होता हो, या बस सिर्फ पाकिस्तान ही माला माल है इस मामले में? बाकी दुनिया की बात करें तो मोस्टली जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, आपको पता है कि उनकी ऑलरेडी प्लान होती हैं तमाम चीज़ें। वहाँ पे ब्लैक मार्केट के इतना ज़्यादा कंसेप्ट नहीं रखते वो लोग, और ख़ुद भी वो बाकायदा कह लें एहसास वाले लोग होते हैं कि उनके जितना होता है। लेकिन में बैठे हुए हैं वहाँ भी इर्द गिर्द भारत में बड़ी जो है काश्त होती है, लेकिन वहाँ भी कोई इतना बड़ा बुहरान कभी नहीं सुना कि जी हमारे यहाँ तो हर सीज़न में खाद का बुहरान होता है। हर सीज़न के अंदर होता है, बिल्कुल जी। इसमें देखें हर जगह पे ब्लैक शीप जो है ना, वो हर जगह आपको नज़र आएंगी थोड़ा बहुत। तो उसकी वजह से जो है ना, कुछ लोगों की वजह से वो तमाम स्टॉक हो जाती हैं चीज़ें, और तमाम लोगों को वैसे तो कौम सब बेचारे फार्मर को सफ़र करना पड़ता है, हमारे फार्मर्स को। अदरवाइज़ बाकी कंट्रीज़ में देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड तकरीबन वहाँ पे ऑलरेडी ऐसी कोई शार्टेज नहीं होती। मोस्टली कोई अगर आ जाती है तो ऑलरेडी वेल प्लान उनको आगाह कर दिया जाता है कि इस टाइम के अंदर ये चीज़ों का इशू आएगा, लेकिन उनके पास उनके सोल्यूशन भी होते हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास। ठीक है, उनको अल्टरनेट वेज उन्होंने देते हैं वो साथ में। लेकिन हमारे यह है कि फार्मर को एट द 11th आवर जाकर पता चलता है हुकूमत तो यहाँ बड़ी तैयार होती है। इस देखें ना, पिछली कपास के मामले में किस हद तक जो है गवर्नमेंट ने ऑन किया, जाके स्प्रे तक जो है हमारे जहाज़ों ने की, ठीक है ना जी, और जो ज़रूरत थी उसको बर वक्त पूरा करने की कोशिश की जाती है कि भाई वो शॉर्टेज ना हो। लेकिन असल में जो हमारा अपना जो काम है, जो हमारी अपनी जिम्मेदारी है,
उसमें भी हम कोताही करके हुकूमत के जिम्मे डाल देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हम इशारा खुद तोड़ते हैं, कहते हैं जी यहाँ सिपाही तो खड़ा नहीं था, वो खड़ा करना चाहिए था, सिर्फ सुर्ख इशारे से तो हमने नहीं रुकना, ये सिपाही जब तक डंडा लेके ना खड़ा हो तो वो जो हमारी कोताही है वो अपनी कोताही भी हुकूमत के खाते में डालते हैं। बिल्कुल ऐसे जी। गवर्नमेंट ने देखें पॉलिसीज वगैरह ईच एंड एवरीथिंग इम्प्लीमेंट तमाम चीज़ें की हैं जहाँ तक गवर्नमेंट हो सकता है। गवर्नमेंट ईच एंड एवरीथिंग बड़े अच्छे सिस्टम उन्होंने किए हैं तमाम चीज़ें, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअल लेवल पे महंगाई है उसमें ज़ाहिर हमारी जो करेंसी जो है उसमें डिवैल्यू हो रही है, तो उसकी वजह से बड़ा सबब इंटरनेशनली है हमारा। अच्छा गुलाम मुस्तफा साहब, अब हम ये अपने जो फार्मर्स हैं उनको उनकी आगाही के लिए कि इस मरहले पर क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो गंदम की अच्छी पैदावार के लिए उन्होंने हासिल करना है। एक तो यूरिया तो नज़र आ रहा है कि यूरिया चाहिए, और पानी की फरहमी, कोई और क्या इकदाम हैं, वेडिसाइड्स हैं, क्या ऐसे खदशात हैं जो इस वक्त जो है जी ये अपना मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से अपने ज़िम्मेदार भाइयों को बताता चलूँ कि ये जो हम हमारे आने वाले जो दिन आ रहे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पर्टिकुलरली आपका इरिगेशन, जिस तरह वो आपका 60-65 दिन के ऊपर दूसरी होनी चाहिए, और यहाँ तक आपने अपनी यूरिया और जो बाकी अगर फर्टिलाइज़र हैं वो अपने कंप्लीट कर लेने चाहिए। और दूसरी बात कि आजकल जो सिनेरियो चल रहा है इसमें हमारा पहला पानी मेजॉरिटी लग चुका है, तकरीबन 100% हमारा पहला पानी कंप्लीट हो चुका है। तो अगर वहाँ पर जड़ी बूटी उनको नज़र आ रही है, चौड़े पत्ते वाली अगर आ रही है, तो उसके लिए चौड़े पत्ती वाली स्प्रे का इस्तेमाल किया जाए महकमा ज़राअत की मुशावरे से। और अगर नुकीले पत्ती वाली का अटैक है वहाँ पर है तो वो नुकीले पत्ते वालों का इस्तेमाल किया जाए। अगर दोनों हैं तो हमारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, जो दोनों के लिए भी सोल्यूशन अवेलेबल हैं, तो वो भी आ चुके हैं, तो आप उनका स्प्रे करें। लेकिन वीडीसाइड के लिए ज़रूरी है कि उसके लिए एक तो नोज़ल का इस्तेमाल प्रॉपर करना चाहिए, दूसरा फार्मर को चाहिए कि उस वक्त स्प्रे की एप्लीकेशन करे जिस वक्त सनलाइट मौजूद हो। जिस तरह आजकल फोगी मौसम है, अब अगर कोई किसान बगैर सूरज की लाइट की प्रेजेंस के वो अपना स्प्रे कर देता है तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, वो बर्निंग होगा। फिर ये है कि अक्सर जो स्प्रे मैन होता है, जहाँ पर हमारा ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ कि वो इतना फोकस नहीं करता, ऊपर चीज करके ले आएगा वीडीसाइड अपनी या कोई भी पेस्टिसाइड। ट्रेंड ये चाह रहा होता है कि जो टैंकी वाले होते हैं पर टैंकी उनका मुका होता है किराया, वो उसके हाथ में थमा देते हैं। अब उसको एप्लीकेशन करने का तरीका क्या, को कभी टू एंड फ्रो कर रहा था, कभी इधर कर दिया कभी उधर कर लिया। वीडीसाइड का यह कि आपने बिल्कुल स्मूथ चलना है। अच्छा। और उसके लिए आपने बत्तर देखनी है, प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छा। ये ना हो कि ज़्यादा बत्तर हो या बत्तर बिल्कुल भी ना हो, वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपने वीडीसाइड कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके लिए बत्तर का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर आपने जड़ी बूटी का कंट्रोल ना किया, बेशक आपने खाद पूरी डाल ली, सारी चीज़ें पूरी कर ली, और आप वीडीसाइड को प्रॉपर अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो आपका 35-45% तक आपकी ईल्ड में कमी मुतवक्का हो सकती है। 45% तक? जी। अच्छा, ये तो बड़ा ख़तरनाक है। हाँ। ये बताइए बाबुर मान साहब, ये तो बड़ी मुश्किल सी साइंस है कि जी आपने वेडिसाइड भी स्प्रे करनी है, वतर भी देखना है, ज़्यादा होगा तो फिर नुकसानदेह है, कम होगा नुकसानदेह है, नोज़ल किस तरह की होनी चाहिए, किस अंदाज से स्प्रे करना चाहिए, उसका फैलाव कितना होना चाहिए, ये इस साइंस को हमारा काश्तकार समझता है, या आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे काश्तकार के पास ये आगाही ना होने की वजह से हम फी एकड़ पैदावार में पीछे? देखिए, किसान हमारा इस बात को समझता है और जो हिदायत महकमा ज़राअत की तरफ से आती हैं उनको फॉलो करता है। अच्छा। वही नोज़ल्स इस्तेमाल करता है, उसी हिसाब से सारा कुछ करता है। हमारे किसान का मसला वही है जो मैंने आपसे गुजारिश की है। अभी पानी की बात चल रही कि पहला पानी हमने इस्तेमाल कर लिया। पानी की जो सूरत हाल ये है कि हमारी पूरी की पूरी ज़राअत जो है वो तकरीबन मैं समझता हूँ कि 80% जो है ट्यूबवेलों पे शिफ्ट हो चुकी है। नहरों का पानी जो है वो पूरा नहीं है, नहरें खुश्क हैं, दरियाओं में पानी नहीं है, डैमों का आपने सुना होगा कि डैमों में पानी बल्कि इस वक्त तो बंदिश शुरू हो रही है, हमने भल सफाई करनी है। मैं इस पर मजीद बात करता हूँ, एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गंदम की फसल की बात कर रहे हैं। गंदम एहसास मरहले में है और इस वक्त क्या आपने करना है जिससे हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकें, ये बताने के लिए, टोटके नुस्खे बताने के लिए हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं। बाबर मान साहब, आप बता रहे थे कि पानी की जो किल्लत है, पानी की अदम दस्तियाबी है, वो एक बड़ा मसला बनती जा रही है। 80% जो है वो ट्यूबवेल पर चले गए हैं, उसका बड़ा भारी सरमाया खर्च होता है, और अब हम जो है भल सफाई के लिए नहरें भी बंद कर रहे हैं। तो इस मरहले पर क्या असरात मरतब होंगे? पानी का जो हमारे साथ मसला है ना जी, वो मेरे किसान के साथ और बहसियत किसान मैं समझता हूँ कि पानी भी हमारे लिए जो खादों की सूरत हाल है उसी तरह नामुमकिन हो चुका उसका लगाना। अच्छा। कि ₹5.35 से बेसिक यूनिट बढ़ा के ज़रई ट्यूबवेल का ₹55 पे चला गया है। ₹55 पे सर, ज़रई टैरिफ।
अगर मुझे पहले बिल आता था बिजली का 5,000 रुपए, तो अब वो मुझे आ रहा है 55,000। मैं कैसे compete करूंगा दुनिया के फार्मर के साथ, तो उन किसानों के साथ कैसे अपने जो है वो लेके आऊंगा बराबर से पैदावार को, क्योंकि मैं तो कोशिश करूंगा कि मुझे पानी कम से कम लगाना पड़े। जैसे अगर डीएपी महंगी होगी या यूरिया, तो मेरी कोशिश है कि मैं कम से कम लगाऊं। अगर महकमा 2 बोरी सिफारिश करता तो मैं जनाब 1 बोरी लगा रहा हूं, अगर 1 बोरी भी मुझे नहीं मिल रही तो मैं आधी बोरी पे आ चुका हूं। तो उस वजह से मैं तो जनाब मेरा तो सर्वाइव करना मुश्किल हो चुका है। पानी की जो सूरत हाल है, पानी 2,000 रुपए घंटे पे ट्यूबवेल का इस वक्त किसान को दस्तयाब है। अगर वो 1 एकड़ सैराब करे तो उसका 1.5 से पौने 2 घंटे तकरीबन उसका पानी चलता है। तो उसको तो पानी के लाले पड़े हुए हैं, वो कैसे कम्पीट। असल में चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मईशत कमज़ोर हुई तो ज़ाहिर है ज़राअत पर भी उसके असरात मरतब हुए। अगर अब वो ज़राअत बेहतर होगी तो उससे मईशत पर असरात मरतब होंगे। तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई। जब तक हमारी जो रुपया है वो कुछ तगड़ा नहीं होता ना जी, ये सारे मामला, क्योंकि हम इम्पोर्ट ओरिएंटेड किस्म के लोग हैं ना जी। मुल्क भी इस सतह पर है कि सब कुछ बाहर से मंगवाना पड़ता है। तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो बिजली की कीमत बढ़ जाती है, फर्टिलाइजर बढ़ जाते हैं, अल्लाह खैर करे। लेकिन हमने कोशिश ज़ाहिर जारी रखनी है इन हालात में भी। अगर गंदम अच्छी होती है तो उससे मईशत पर बड़े असरात बड़े मसबत होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास कोई नुस्खा, जैसे अभी मैंने गुलाम मुस्तफा साहब से पूछा कि इस मरहले पर हमारे काश्तकार को क्या करना है अपनी गंदम से अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए, आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि आप क्योंकि यूनिवर्सिटी में यही तो तजर्बा करते, तो उन तजर्बात की रोशनी में बताएं कि जी वो क्या करे काश्तकार। इस स्टेज पर तो देखें जी, दूसरा पानी बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे इस स्टेज पे अगर दूसरा पानी जो है, जिन्होंने पहला पानी लगा लिया है, जिन्होंने पहला पानी लगा लिया, पानी कितने अरसे बाद लगाएं, वतर को देख के लगाएं, क्या करें? दूसरा पानी का सिंपल यह है कि उसके वतर का देखने के अलावा अगर किसी फार्मर ने वतर नहीं देखना तो स्वयं के 65 से 70 दिन बाद, जो उसने बिजाई की सपोज 1 नवंबर को, तो उससे बिजाई के 65 से 70 दिन बाद वो दूसरा पानी लगा दे। और तीसरा पानी जो है वो लगाएगा 90 से 100 डेज के अराउंड। ठीक है। और ये दोनों पानी बड़े ज़रूरी होते हैं, दूसरा पानी भी और तीसरा पानी भी। कि तीसरे पानी की बात करें तो उस पर बेसिकली ये होता है कि आपका जो पोलिनेशन का सिस्टम होता है वो बेसिकली हो रहा होता है आपका, यानी कि दाने की तादाद डिफाइन हो रही थी कि उसके अंदर कितने दाने बनेंगे। अच्छा। अगर उस स्टेज पे अगर पानी की कमी लेके आते हैं तो आपके स्पाइक के अंदर जो दाने बनने हैं, अगर वहाँ जी बिल्कुल जी, अगर 50 बनने हैं तो वहाँ 25 बनेंगे, 30 बनेंगे, वो बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए किसानों को ये जो पानी है ये बड़े ज़रूरी होते हैं। देखें पानी अगर देने हैं तो ऑफकोर्स जैसे मैनेज करें, वो बता रहे हैं कि ऑफकोर्स उनको फार्मर भाई जिस तरह बता रहे हैं कि महंगे तो हैं, लेकिन अगर वो स्किप करेंगे, कोताही करेंगे तो वो बजाय इसके कि थोड़ा पैसे जो लगे हुए हैं वो भी सारे डूब जाएंगे। ठीक है। तो बेस्ट वन यह है कि इन दोनों पानी का, और दूसरा कि इस टाइम पे दूसरे पानी की अगर जिन्होंने लगा लिया है तो दूसरे पानी के बाद मोस्टली रिकमेंड की जाती है कि नुकीले जो पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ हैं उनके लिए स्प्रे ज़रूर करें, वीडिसाइड ज़रूर करें, और ये मेनली रिकमेंडेशन। और दूसरा ऑफ कोर्स फर्टिलाइज़र यूरिया की अगर आपको मिल जाता है तो दूसरे पानी के साथ ज़रूर फर्टिलाइज़र दें। और बेस्ट वे एप्लीकेशन का ये है कि आप ब्रॉडकास्ट ना करें काइंडली। हमारा फार्मर मोस्टली हाथ से ब्रॉडकास्ट कर देता है यूरिया को। तो बेस्ट ये है कि उसे फर्टिगेशन कहते हैं कि ड्रम मतलब आप छटा ना करें, ड्रम लें, उसमें घोल के उसकी टूटी खोल दें, साथ में पानी के लिक्विड बना के खाद को लिक्विड बना के डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वैसे हमारे पास लिक्विड खाद क्यों नहीं आती? जब यही करना है उसकी एफिकेसी भी बढ़ जाएगी और उसमें उसकी हैंडलिंग भी आसान हो जाएगी, और दूसरा ये है कि वेपोरेशन भी उसमें कम हो जाएगी। यूरिया हमारी बेसिकली जो फर्टिलाइजर है ये फार्म ही इसकी ग्रेनुलर फार्म के अंदर है। इसकी लिक्विड जो है ना फार्म इसकी होती नहीं है यूरिया की। तो ग्रेनुलर है तो उसको क्योंकि ऑफ कोर्स जब इसको पानी के अंदर डालते हैं, क्योंकि गैस से बनती है आपको पता है उसके अंदर, तो रिफिलर होता है तमाम के तमाम। जैसे महलूल फार्म के अंदर आती है उसके बाद जब एप्लीकेशन होती है तो बड़ी ईजीली और यूनिफॉर्म होती है, प्लांट के लिए बड़ी ईजीली अवेलेबल भी हो जाती है। ठीक है। गुलाम साहब, हम अक्सर देखते हैं कि फसल तो बड़ी अच्छी खड़ी थी जी, पैदावार कम हो गई है, वो दाना छोटा रह गया, ये अक्सर हम सुनने में आता है, ये दाना छोटा रह गया इसलिए पैदावार अच्छी नहीं हुई। ये दाना छोटा रह जाता है, इसकी क्या वजह बनती है? सर दाने का छोटा रहना बेसिकली यही होता है कि आपने इरिगेशन का प्रॉपर नहीं रखा, इरिगेशन बहुत ज़्यादा दे दी, यूरिया की फर्टिलाइजेशन का इस्तेमाल आपने बहुत ज़्यादा कर लिया, ज़्यादा भी कर लेते हैं। अक्सर हमारा किसान क्या करता है, जिस तरह अगर उसको अवेलेबल ना हो यूरिया या डीएपी उसने नहीं डाली प्रॉपर, या उसने पोटाश का इस्तेमाल ना किया, क्योंकि पोटाश जो होता है उसका एक कलीदी किरदार होता है आपकी ग्रेन फिलिंग के अंदर। ये ना सिर्फ ग्रेन फिलिंग के अंदर अहम रोल प्ले कर रहा होता है, ये दाने की खूबसूरती को भी डेवलप करता है। उसके अलावा ये डिजीज़ के खिलाफ भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है पौधे को, और इसको ट्रैक लोडर भी कहते हैं।
ये जितने बाकी न्यूट्रिएंट्स ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं जो पौधे के लिए ज़रूरी होते हैं, उनको अपने साथ उठा के पौधे के तक लेके जाता है अल्टीमेट, तो कहाँ पर उसकी रसाई हो जाए। अगर हमने DAP नहीं डाली, पोटाश नहीं डाली, तो एट द एंड हमें ये खमियाजा फिर भुगतना पड़ रहा होता है। फिर हमारा फार्मर क्या कर रहा होता है, वो ये कर रहा होता है कि यूरिया क्या छटा, ज़्यादातर वो कोई जाता कहे यार आपकी गंदम सही नहीं है, तो वो क्या करेगा, यूरिया का छटा दे देगा, उस वक्त देगा जिस वक्त उसके अंदर सिट्टा बनने की जो तैयारी का स्टेज होती है वो मुकम्मल हो चुकी होती है। ठीक है। अब वो अपनी ग्रेन फिलिंग की तरफ जा रहा होता है। जब हम उसको देते हैं यूरिया ने करवानी होती है वेजिटेटिव ग्रोथ। अब पौधा कहता है मुझे पास नाइट्रोजन आगे, चलो पहले नहीं मिली थी, मुझे किसान ने मेरे ने दे दी है, वो वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ जोर लगाता है, ऊपर से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो वो ग्रेन फिलिंग प्रॉपर नहीं होगा, बिना जरूरत है वो यूरिया नहीं देना चाहिए। फिर दूसरा इसमें क्लाइमेट चेंज का भी बड़ा इंपैक्ट है। ठीक है। अगर गंदम लेट है और टेम्परेचर आपका अचानक सवेर कर गया, तो पौधा जल्दी से अपने आप रिप्रोडक्टिव फेज को कंप्लीट करेगा कि इससे पहले मेरी डेथ हो जाए, मैं अपने दाने को बना लूं, तो तब भी आपका दाना जो है वो ये एहतियातें करिए। मैं प्रोग्राम का वक्त 30 सेकंड है बाबुरमान साहब, कोई आपके पास टोटका या नुस्खा जो किसान को बताना चाहें, फटाफट बता दें। यूरिया के हवाले से मैं चाहूँगा कि बजाय इसके कि फर्टिगेशन की जाए ड्रम में घोल के, फोलियर तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि 2 किलो यूरिया जो है वो 100 लीटर पानी में डाल के और उसे स्प्रे कर दिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है और वो ज़्यादा पौधे को दस्तयाब हो जाएगी फौरी। ठीक है, आप तीनों मेहमानों को बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हमने गंदम में बात की। गंदम अहम फसल है, अगर आपने गंदम लगाई हुई है तो इसकी देखभाल ऐसे करें जैसे बच्चों की करते हैं। ये गंदम आएगी, भरपूर फसल होगी, आपको फ़ायदा होगा, मुल्क को फ़ायदा होगा, हम सब खुशहाल होंगे। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।